हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोरोना वायरस की एक वैश्विक महामारी में आप सब लोग अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। तो आइए आज हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याएं। समस्या एक नहीं है, अनेकों समस्याएं हैं और समस्या पैदा करने वाले भी हम ही हैं और उनका हल भी ढूंढने वाले हम ही हैं। तो देखते हैं एक एक करके उनका डिस्कशन हम लोग करेंगे और तब समझते हैं कि हमें क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रख सकें, राइट। अगर मैं पिछले कई वर्षों से बात करूं कि मनुष्य की जनसंख्या में चूँकि लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो उसके कारण अन्न, जल, घर, बिजली, सड़क, वाहन और अन्य वस्तुओं की मांग में भी लगातार वृद्धि हुई है। क्योंकि किसी चीज़ का जो प्रोडक्शन है वो उसकी डिमांड पर उसके कंजप्शन पे एक्चुअली डिपेंड करता है। तो परिणाम स्वरूप अगर हम बात करें तो हमारे प्राकृतिक संसाधन जो है उन पर भी काफ़ी दबाव पड़ रहा है। और वायु, जल तथा भूमि पर, क्योंकि तीन चीज़ हमारे पास ऐसी हैं, वायु, जल और भूमि, जिन पर चूँकि दबाव बढ़ेगा, ये प्राकृतिक संसाधन हमें यहीं से मिलते हैं, तो परिणाम स्वरूप वहाँ पर प्रदूषण बढ़ना एक स्वाभाविक बात है। आज भी जैसे हमारी आवश्यकताएं हैं, विकास की प्रक्रिया को बिना रोके अपने महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को खराब होने और निम्नीकरण और इनको अवक्षय को रोकें और इसे प्रदूषित होने से बचाएं, तो ऐसे इसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं। तो जब हम प्रदूषण की बात करते हैं, पॉल्यूशन की, तो प्रदूषण वायु से भी हो सकता है, भूमि, जल या मृदा के भौतिक अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारकों को प्रदूषण यानी कि पोल्यूटेंट कहा जाता है। पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रित तथा इसकी संरक्षा और सुरक्षा करने के लिए और संरक्षण करने के लिए हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम 1986 पारित किया गया था। तो जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके हम लोग उनको डिस्कस करेंगे आपसे। अगर मैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात करूँ, मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से हम समझ सकते हैं। देखिए, येलो कलर के एरो जो है इंडिकेट करते हैं कि वो एरो कहाँ लेके जा रहा है। तो जब सबसे ऊपर की तरफ हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन सबसे महत्वपूर्ण है। बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन मेरा कब होता है? जब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, हैबिटेट डिग्रेडेशन होगा या एक्सटिंक्शन होगा, तब हमारा बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन होता है। कम बैक टू हियर बिकॉज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं इसको लेके। फूड सप्लाई प्रॉब्लम, डेफिनेटली भैया, जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने की समस्या भी बढ़ेगी लगातार, ये बातें हैं जैसे कि। फूड सप्लाई प्रॉब्लम्स के अंदर सबसे पहला आता है ओवर ग्रेजिंग, ओके, farmland losses and degradation, wetland losses and degradation, overfishing, coastal pollution, soil erosion, soil salinization, soil waterlogging, soil storage, groundwater, soil waterlogging, water shortage, groundwater depletion, loss of biodiversity or poor nutrition. Then come to waste production. Definitely it's the most important parameter. Solid waste, hazardous waste, water pollution, sediments, nutrient overload, toxic chemicals, infectious agent, oxygen depletion, pesticides, oil spills, excess heat, and air pollution, global climate change, stratospheric ozone depletion, urban air pollution, acid deposition, outdoor pollutant, indoor pollutant and noise.
सो ये वो सारे फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं पोल्यूटेंट को बनाने में, और एनवायरनमेंट के अंदर हमारे एक पोल्यूशन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। वायु प्रदूषण और इसके नियंत्रण की जब हम बात करें तो चूँकि सांस लेने के लिए मुझे हवा की आवश्यकता है, और अगर मेरा हवाई यानी वायु में ही प्रदूषण आ जाएगा तो स्वाभाविक है कि जब मैं उसको इनहेल करूँगा तो श्वसन संबंधी जो आवश्यकताएं हैं मेरी, वो मेरी वायु पर चूँकि निर्भर करती है। तो वायु प्रदूषक सभी जीवों को क्षति पहुँचाते हैं। वे फसल की वृद्धि एवं उत्पादन को कम करते हैं, और इनके कारण पौधे हमारे जो हैं अपरिपक्व अवस्था में ही मर जाते हैं, वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाते। सो वायु प्रदूषक मनुष्य और पशुओं के श्वसन तंत्र पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ये हानिकारक प्रभाव प्रदूषकों की सांद्रता, उदासीन काल और जीवों पर निर्भर करते हैं। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि जो वायु प्रदूषण है वो कैसे फैल रहा है। ये एक डायग्राम है जिसमें हम समझ सकते हैं कि कॉज ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, हंटिंग एंड गैदरिंग, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, बिलियंस ऑफ पीपल। यहाँ से हमें समझ में आता है कि ब्लैक डेथ्स क्या हैं, प्लेग क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया तो उसके बाद क्या चीज़ें बदली हैं। तो हम इसको समझ सकते हैं कि भैया सीधा सीधा सवाल है कि कोई किसी आदमी ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की, तो वहाँ से रोज़गार तो लोगों को मिला ही मिला, लेकिन रोज़गार के साथ साथ में उससे निकला हुआ जो वेस्टेज है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, अल्टीमेटली वो जा तो रहा है हमारे अर्थ के अंदर ही, रिसाइकल हो गया, वो वापस हमारे पास पीने के पानी में मिल रहा है हमें, या धुएँ से प्रदूषक जो हैं उसके हमारे पर्यावरण में फैल रहे हैं, वायु प्रदूषण हमें हो रहा है, और इनहेल जब मैं उसको करता हूँ तो समस्याएं मेरे ही पास आ रही हैं। तो कभी कभी आदमी अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेता है जो कि मनुष्य की पूरी जनरेशन के लिए हानिकारक होते हैं। सो कॉज ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, पॉपुलेशन ग्रोथ डेफिनेटली है इम्पोर्टेंट फैक्टर, वेस्टफुल एंड अनसस्टेनेबल रिसोर्स यूज़, पॉवर्टी गरीबी भी इसका एक वजह हो सकती है, फेलियर टू इंक्लूड एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट प्राइस, बिल्कुल सही बात है, टू लिटिल नॉलेज ऑफ हाउ नेचर वर्क्स, पता ही नहीं है, पेड़ काट दिया, पेड़ लगाया ही नहीं है, पेड़ तोड़ दिया हमने, नदियों का हम भरपूर और प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। पीपल विद डिफरेंट एनवायरमेंटल वर्ल्ड व्यू often disagree about the seriousness of environmental problem and what we should do about them। पता ही नहीं है लोगों को एनवायरनमेंट को हम कैसे बचा सकते हैं, उनका इस्तेमाल हम कैसे करें, सस्टेनेबल ग्रोथ का क्या मतलब है, तो ये सारी चीज़ें हमें देनी पड़ेंगी, लोगों को समझाना पड़ेगा। लेट मी डेमोस्ट्रेट और लेट मी शो यू द पिक्चर बाय पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन, यू कुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट इट, कॉजेज ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। Population growth. So increasing of the population growth definitely increase the demand. Increase the demand, definitely we have to acquire the more land. So as we are increasing the demand because of the population growth, so we need to grow more and more crops so that we can fulfill the requirement, the demand of the peoples. उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, और नई नई जगह पे हमें लैंड इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, बट पैरेलली हमें उस फर्टिलाइजर लैंड के साथ साथ में हमें उन लोगों को रोज़गार देने के लिए इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, और इंडस्ट्री लगाएंगे तो हम फर्टिलाइजर लैंड हमारी कम हो जाएगी। कॉज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, अनसस्टेनेबल रिसोर्स यूज़, पता ही नहीं है लोगों को कि हम रिसोर्सेज का जो यूज़ करना है वो कैसे करना है। मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने घर के सामने, चूँकि मुझे गाड़ी पार्क करनी थी तो पेड़ काट दिया। अब मैंने पेड़ तो काट दिया है, पेड़ काटने की वजह से डेफिनेटली वो जो ऑक्सीजन मुझे प्योर मिलती थी अब वो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो पेड़ हैं वो अच्छे तरीके से हमारे एयर को जो है प्यूरीफाई करते हैं, और उनसे अच्छा फ़िल्टर हमारे पास हो ही नहीं सकता, हम चाहे कितनी भी अच्छी ग्रोथ कर लो, राइट। तो अनसस्टेनेबल रिसोर्स यूज़ हमें बंद करना पड़ेगा ताकि हम इस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से बचें। गरीबी उसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, बिकॉज गरीब लोगों का जो डिपेंडेंसी है वो उनके पास कमाने के लिए कुछ संसाधन नहीं है, तो उनकी डिपेंडेंसी नेचुरल रिसोर्सेज पे रहेगी, तो डेफिनेटली इट विल बी स्टार्ट टू डिप्लीटिंग दी
natural resources. As much as we have a poverty in our country, that definitely we have to face the environmental problem as much as we have the poverty in the country. So excluding environmental cost from market price, क्या कर रहे हैं हम लोग? पेड़ काट के फर्नीचर तैयार कर रहे हैं, पेड़ काट के अलमारी बना रहे हैं, लकड़ी काट के दरवाजे बना रहे हैं. अरे वी हैव अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स राइट नाउ. वो टाइम अलग था कि जब आदमी के पास में रिसर्च की वजह से फाइबर्स नहीं थे, प्लास्टिक नहीं थी, ओके, तो लकड़ी का इस्तेमाल होता था. बट नाउ वी हैव अ नंबर ऑफ ऑप्शंस बाय विच वी हैव टू अवॉइड द कटिंग ऑफ द ट्रीज. ओके, ट्राइंग टू मैनेज नेचर विदाउट नोइंग एनफ अबाउट इट. पता ही नहीं है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, फार्मिंग का कौन सा तरीका होना चाहिए, पानी का हम कम इस्तेमाल करके ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन हम कैसे तैयार करें, सोयल इरोजन की हेल्प से हम उस सोयल को मेंटेन करें ताकि हम उसी ज़मीन को और उसी सोयल को बार बार यूज़ कर पाएँ. तो जब तक हमें उसकी नॉलेज नहीं होगी तब तक हम वो काम नहीं कर पाएंगे. तो इससे भी हमारा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं. ओके, when we talk about the percentage of the world's population of the developing country and the developed country, so the red line indicate the developed countries and yellow line indicate the developing country. So definitely when we talk about the population, so 18% population reside in the developed country and the 82% resides in the developing countries. When we talk about the population growth, so we have a 0.1% population growth in the developed countries. But when we talk about the developing countries, so growth rate of the population is 1.5 approximately. Life expectancy is 77 years in the developed country because they are very much aware about how to use the natural resources and all. They are knowledgeable. They are developed countries. Okay, so that's why as the developed country we are talking about, so they are using the natural resources in the sustainable manner. Okay, so we can say that life expectancy would be very much greater than the developing countries. So in the developed country, 77 years of the life expectancy and the 60 years in the developing country. Wealth and income, when we talk about the developed country, per capita income is so high, so wealth and income is so high. So 85% people having a good wealth and the income in the developed countries and 15% resides in the developing country only. Resource use, definitely developed countries are much far better than the developing country because they know about how to use the natural resources. So that's why the 88% people knows about how to use the resources in the appropriate manner or the optimum level, or we can say how to use this as a sustainable manner, or 12% in the developing country. Pollution and waste, when we talk about, so definitely the developed country contribute the 75% and developing countries 25% because they are in the developing phase, so they are not using much resources. Harmful result of poverty, definitely good factor. So lack of assets, a number of people, approximately percentage of the world population. So adequate sanitation facility 2.6 billion, approximately 39% people are in the developed country. And a fuel for heating and cooking 2 billion, 30%, electricity 2 billion, 30%, clean drinking water 1.1 billion, approximately of the 16% population. Adequate heat, healthcare 1.1 billion, 16%, and adequate housing 1 billion, approximately 15%. In a food and good health 0.84 billion, approximately 13% people only. So these all are the problem related to the pollution. But when we talk about the solution, understand our environment and practice sustainably. So we have a single phenomena by which we can contribute or we can save our environment. We have understand our environment, we have to understand about the environment, क्या है, कैसे काम करेगा. तो इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं. फिर प्रैक्टिस सस्टेनेबली, हम सारी की सारी चीज़ों का इस्तेमाल इस तरीके से करें कि सस्टेनेबली उसको हम यूज़ कर पाएँ. सो अगर मैं भारत में उत्सर्जन मानक की बात करूं तो वाहन हमारे पास में 2 पहिया और 3 पहिया 4 पहिया हो सकते हैं, और मानक उसके भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4 हो सकते हैं.
तो अगर मैं बात करूं 4 पहिया भारत स्टेज 3 अक्टूबर 2010 में देश भर में लगभग 13 बड़े शहरों में दिल्ली व राष्ट्रीय राजमार्ग, राजधानी क्षेत्र मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, सूरत, कानपुर, आगरा, लखनऊ व सोलपुर में अप्रैल में मतलब, और 3 पहिया भारत स्टेज 3 अक्टूबर 2010 से देश भर में, और दुपहिया वाहन भारत स्टेज 3 अक्टूबर 2010 से देश भर में। ओके। और जब भारत स्टेज 4 की हम बात करते हैं तो 13 बड़े शहरों में उनसे काम कराया गया है, और मेन मोटिव इनका यही था कि जो CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्तर है उसके लेवल में अगर आपको कमी लानी है ताकि आप वायु प्रदूषण से बच पाएँ, तो आपको भारत स्टेज 4 के मानक के हिसाब से काम करना पड़ेगा, और रेगुलर तरीके से आपको अपने पॉल्यूशन को चेक करवाना पड़ेगा। ओके। तो बहुत सारे तरीके हैं इनके, हम उन पे और डिस्कशन कर सकते हैं, और जैविक खेती हम कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम ये समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।